विलो क्रीक नाम के एक शांत गांव के कोने पर एक पुराना घर था। यह एक भूला हुआ स्थान था। यह घर बेलों और झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। स्थानीय लोग इसे फुसफुसाते हुए घर कहते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। घर कई सालों से खाली था। इसकी खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे। दीवारों से रंग पुराने सूखे चमड़े की तरह उतर रहा था। सबसे दिलचस्प हिस्सा बगीचा था। यह एक जंगली और ऊंचा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अपनी एक अलग ही जिंदगी है। बगीचे का फाटक हमेशा बंद रहता था। फिर भी कभी कभी बच्चे अंदर रोशनी की टिमटिमाहट देखने का दावा करते थे। उन्होंने कहा कि पत्तों के बीच रोशनी नाच रही थी। वे फूलों के बीच रहने वाले अजीब और अद्भुत जीवों के बारे में फुसफुसाते थे। यह घर कभी एलारा का था, जो एक वनस्पति शास्त्री थी। वो एक अजीब औरत थी जो लोगों से ज्यादा पौधों से प्यार करती थी। गांव वाले अक्सर उसे कई दिनों तक बगीचे में गायब होते हुए देखते थे। वो अपनी बाहों में अजीब और आकर्षक फूलों से भरी हुई वापस आती थी। कहानी यह थी कि इलारा ने बगीचे में कुछ असाधारण खोज की थी। गांव वाले एक जादुई फूल के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि यह इच्छाएं पूरी कर सकता है। हालांकि इलारा या फूल को कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। कुछ लोगों ने कहा कि वो बगीचे में गायब हो गई थी, इसके जादू ने उसे निगल लिया था। दूसरों का मानना था कि वो बस चली गई थी। उन्होंने सोचा कि वो इच्छा पूरी करने वाले फूल का रहस्य अपने साथ ले गई थी। इलारा गई थी या बस छिप रही थी। जादुई फूल का रहस्य बना रहा। फुसफुसाहट जारी रही। एक धूप वाली दोपहर मीरा नाम की एक जवान लड़की फुसफुसाते हुए घर की तरफ भटक गई। मीरा अपनी साहसिक भावना के लिए जानी जाती थी। वो एक जिज्ञासु लड़की थी, हमेशा रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक रहती थी। जादुई बगीचे की कहानियों ने उसे अचंभे से भर दिया था। वो प्रॉपर्टी के किनारे पर खड़ी थी, उस भव्य घर को घूर रही थी। ऊंची हो चुकी झाड़ियां उसकी ओर पंजों की तरह बढ़ती हुई लग रही थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली और झाड़ियों से होते हुए अपना रास्ता बनाया। वो ये पता लगाने की ठान चुकी थी कि अफवाहें सच थीं या नहीं। जैसे जैसे वो बगीचे में आगे बढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई। ऊपर सघन पत्तों के छत्र से सूरज की रोशनी मुश्किल से आर पार हो रही थी। हर तरफ अजीब और खूबसूरत फूल खिले हुए थे। उनके रंग कुछ ऐसे थे जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखे थे। बगीचा एक भूल भुलैया थी। फूलों की बेलों के मेहराबों और गिरे हुए पेड़ों के नीचे मुड़े हुए रास्ते निकलते थे। मीरा को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई जो उसे बगीचे के बीचों बीच तक ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बगीचा खुद उसे किसी रहस्य की ओर ले जा रहा हो। रंगीन कांच के पंखों वाली तितलियां उसके पास से उड़ी। छोटे चमकीले रंग के पंछी पेड़ों के बीच से उड़ान भरते थे। उनके गीत चाइम्स की तरह थे। मीरा ने अपने ऊपर शांति का अनुभव किया। बगीचे का एक शांत, लगभग सम्मोहक प्रभाव था। जैसे ही वो चली, मीरा ने देखा कि पौधे उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। फूल उसके ऊपर अपना सिर झुका रहे थे, मानो उसे देख रहे हों। बेलें धीरे से उसकी त्वचा को छू रही थीं, जिससे चमकदार धूल के निशान बन रहे थे। हवा में जादू से इनकार नहीं किया जा सकता था। भाग 5। दीप्तिमान खिलना। घंटों बाद मीरा एक खुले इलाके में आ गई। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर बाहों की तरह फैली हुई थी और पेड़ के तने पर सूरज की रोशनी में नहाया हुआ एक अकेला फूल खिल रहा था। फूल एक आंतरिक प्रकाश के साथ धड़क रहा था। इसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिला रही थी, जो गर्मी और जादू बिखेर रही थी। मीरा अपने पूरे वजूद के साथ जानती थी कि यही इच्छा पूरी करने वाला फूल है। यही वो खजाना था जिसे इलारा ने खोजा था। मीरा धीरे धीरे फूल के पास पहुंची। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने एक हिचकिचाती हुई उंगली बढ़ाई और धीरे से इसकी पंखुड़ियों को सहलाया। फूल ने अपनी पंखुड़ियों को और चौड़ा करके जवाब दिया, जिससे चमकदार धूल की बौछार निकली जो मीरा के चारों ओर जुगनू की तरह नाच रही थी। भाग 6। पंखुड़ियों पर एक इच्छा। जैसे ही मीरा ने फूल को देखा, उसके दिमाग में एक ही विचार आया। उसने कामना की कि हर कोई बगीचे की सुंदरता को देखे। उसने कामना की कि इलारा की विरासत की सराहना करें और प्राकृतिक दुनिया के प्रति उसके प्यार को समझे। एक गहरी सांस के साथ मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छा की। उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से छटक गई। फूल तेज चमक उठा, अपनी रोशनी से इलाके को नहला दिया।
मीरा ने अपने ऊपर शांति की लहर दौड़ते हुए महसूस किया। वो किसी न किसी तरह जानती थी कि उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अपनी आंखें खोलते हुए मीरा ने अपने चारों ओर बगीचे को बदला हुआ पाया। ऊंची हो चुकी झाड़ियां पीछे हट गई थी, जिससे छिपे हुए रास्ते और भुला दिए गए फव्वारे दिखाई दे रहे थे। हवा में चिड़ियों के गीत की आवाज और हजारों फूलों की खुशबू घुल गई थी। भाग 7, एक उद्यान का पुनर्जन्म। बगीचे के बदलाव की खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। उत्सुक गांव वाले कहानियों और फूलों की मीठी खुशबू से आकर्षित होकर फुसफुसाते हुए घर की ओर चल पड़े। उनका सामना एक ऊंचे जंगल से नहीं, बल्कि एक स्वर्ग से हुआ। रास्ते अब सावधानी पूर्वक रखे हुए फूलों की क्यारियों से होकर गुजरते थे। चमचमाते फव्वारे, जो कभी खरपतवारों से छिपे हुए थे, हवा में ऊंचे पानी के प्लम फेंक रहे थे। मधुमक्खियों और चिड़ियों की गतिविधि से हवा गूंज उठी। उनके पंख प्रकृति के संगीत की एक समरूपता थी। जो कुछ उन्होंने देखा, उससे ग्रामीण दंग रह गए। बगीचा अब डर और रहस्य की जगह नहीं रह गया था। ये आश्चर्य की जगह थी, प्रकृति की शक्ति और इलारा की विरासत का प्रमाण थी। भाग 8, इलारा की विरासत। हालांकि इलारा चली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा बगीचे में जीवित रही। गांव वाले इच्छा पूरी करने वाले फूल के जादू और बगीचे की सुंदरता को देख आखिरकार प्राकृतिक दुनिया के प्रति उसके प्यार को समझ गए। वे बगीचे की देखभाल करने लगे, फूलों की देखभाल करने लगे और रास्ते साफ करने लगे। फुसफुसाते हुए घर अब डरने की जगह नहीं रही। यह एक मिलन स्थल बन गया, एक सामुदायिक केंद्र जहां ग्रामीण कहानियां साझा करने, बगीचे की शांति का आनंद लेने और उस उत्केंद्रित वनस्पति शास्त्री को याद करने के लिए एकत्रित होते थे, जो इसे बहुत प्यार करते थे। और इस तरह इलारा की विरासत, वो वनस्पति शास्त्री जो इतने साल पहले गायब हो गई थी, जीवित रही। प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनका प्यार विलो क्रीक के ग्रामीणों को प्रेरित करता रहा और उन्हें खुशी देता रहा। मुग्ध उद्यान प्रकृति की स्थायी शक्ति और उस जादू का प्रतीक बन गया, जो तब खिलता है जब हम अपने दिल को इसके अजूबों के लिए खोल देते हैं।